क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 180 पर जो दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। आगे चल रहे हैं आज। सबसे पहली जो हमारे पास में हेडिंग है वो है इन्फेक्शियस डिजीज। जैसा कि हम सभी को पता है, इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं, जो कि ऐसे एजेंट्स की वजह से होती है जो कि इजीली एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं बच्चों, ये होते हैं या तो वायरस या बैक्टीरिया या फंगाई या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ या हो सकते हैं कुछ वर्म्स, कुछ कीड़े, जैसे हम लोगों ने कई बार एलिफेंटाइसिस का नाम सुना है, तो ये कुछ वर्म्स वगैरह की वजह से भी हो सकती है। तो ये बीमारियों के मुख्य जो कारण है, मुख्य जो एजेंट हैं, वो है ये 5 एजेंट। पेज नंबर 182 पर आ जाइए। तो उसमें बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होने वाली जो डिजीजेस हैं वो आपको मेंशन की गई हैं। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में बता रखा है कि वायरस के थ्रू होने वाली जो डिजीज है उसमें सबसे कॉमन है कॉमन कोल्ड, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर या फिर HIV एड्स। बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कुछ बीमारियां जैसे टाइफॉइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स एटसेट्रा। और जनरली जो स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन जो होता है वो होता है किसी फंगाई की वजह से। और प्रोटोजोअन्स जो बीमारी फैला सकते हैं उसमें सबसे कॉमन है मलेरिया और काला अजहर। मलेरिया या फिर काला अजहर। काला अजहर को हिंदी में हम लोग दिमागी बुखार बोलते हैं, जिसमें बुखार टूटता ही नहीं है, कंटिन्यूअसली रहता है और बढ़ता ही जाता है। और वर्म से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल हम सभी को पता है एलिफेंटाइसिस। जो वायरस है उसे बच्चों ना तो लिविंग कहा जाता है पूरी तरीके से, ना ही नॉन लिविंग कहा जाता है। वायरस की एक प्रॉपर्टी है कि वायरस जब तक किसी सेल के बाहर है तब तक तो वो मुर्दा, मरे हुए जैसे जो प्रॉपर्टीज होती है कि भाई ना तो मल्टीप्लिकेशन करता है, ना ग्रो करता है, ना कुछ कोई मूवमेंट नहीं दिखाता। पर जैसे ही वो चाहे हवा पानी किसी भी वजह से अगर जैसे ही वो सेल के अंदर चला जाता है तो सबसे पहला काम वो सेल में जाने पर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन। वो अपने नंबर को लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ाता चला जाता है। और मल्टीप्लिकेशन कह लो या रिप्रोडक्शन कह लो, ये किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो काम है नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही काम है। तो वायरस ना तो लिविंग की कैटेगरीज में रखा जाता है और ना ही वायरस जो है वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि होस्ट सेल के बाहर ये किसकी तरह काम करता है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। और जब होस्ट सेल के अंदर होता है तब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। और जो प्रॉपर्टी ये सबसे पहले दिखाता है होस्ट सेल में वो क्या है, वो है मल्टीप्लीकेशन। इसके अलावा बच्चों पेज नंबर 182 पर लेफ्ट साइड में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें एंटीबायोटिक्स का जिक्र है। पहली ही लाइन में आपको एंटीबायोटिक शब्द मिल जाएगा। एंटी का मतलब है अपोजिट, बायो का मतलब होता है लिविंग। तो सुनो एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स, वो ड्रग्स हैं जो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है ताकि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जा सके। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई बीमारी नहीं कर रहा, हमें किसी का तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दूसरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें बीमार करता है, जो डिजीज कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं माइक्रोब। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है कोई केमिकल और ये केमिकल्स दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे हैं। तो इन्हीं केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। सबसे पहला एंटीबायोटिक शायद आपको पता हो किसने खोज की थी, किसी को अंदाजा है? और कौन सा था एंटीबायोटिक, किसी को आइडिया हो किसने डिस्कवर किया था? नोबेल प्राइज भी मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन,
पेनिसिलियम नाम के बैक्टीरिया में खोजा गया था। कृष्णव का एक क्वेश्चन है, सर वायरस होस्ट सेल से बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह होता है, इसलिए उस पे हाँ भाई, जब तक वो बाहर है तब तक उस पर आपका कोई एंटीबायोटिक काम करता नहीं है, ठीक है। और लिविंग सेल के जब वो अंदर आ जाता है तब जाकर के उसके ऊपर जो है कोई काम हो सकता है, क्योंकि तब जाकर के वो लिविंग है। हाँ जी, तो एंटीबायोटिक्स जो है, जो मैं आपको समझाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले खोज की थी, और पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक जो है वो तैयार किया था। जिस बैक्टीरिया से पेनिसिलिन बनाया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ये नाम आप लोग लिख लो, पेनिसिलियम, PENICILLIUM, पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM, नोटेटम। नोटेटम। अब जैसा आपने शायद कमेंट पढ़ा हो, हमारी कृष्ण से बात भी हुई कि वायरस जो है वो अलग तरीके की मैकेनिज्म शो करता है, सेल के बाहर नॉन लिविंग है, सेल के अंदर लिविंग है। तो जनरली ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। और ऐसा देखा गया है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बनाते हैं एंटीबायोटिक से बचने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करता। जैसे कि कॉमन कोल्ड जो वायरस की वजह से होता है, तो जैसा मैंने बताया वायरस पर ये एंटीबायोटिक खास काम करता नहीं है, तो कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक लेने का कोई खास फायदा हमें होगा नहीं। पर अगर कॉमन कोल्ड के साथ में मान लो फीवर भी है और उस फीवर का कारण बैक्टीरिया है, तो हो सकता है कि एंटीबायोटिक लेने से आपको आराम मिल जाए, कम से कम फीवर से तो आपको रिलीफ मिल ही जाएगा, क्योंकि फीवर का कॉज आपका बैक्टीरिया है और जो आपका कॉमन कोल्ड है उसका जो कॉज है वो आपका एंटीबायोटिक है, सॉरी वायरस है, ठीक है। तो इस वजह से ये अलग अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। एंटीबायोटिक हर एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है वो काम नहीं करता। पर एंटीबायोटिक्स की खास बात यह है कि भाई हमारा ह्यूमन सेल जो है उसकी भी चाहो तो सेल वॉल नहीं होती। एंटीबायोटिक्स हमारे सेल्स को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है उन्हीं के अगेंस्ट ये काम करते हैं। हेडिंग है बच्चों अपने पास में, मीन्स ऑफ स्प्रेड, किन कारणों की वजह से आपकी बीमारी फैलती है, जो बीमारी फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ये बीमारी एयरबॉर्न हो सकती है, हवा की वजह से क्या कर सकती है, फैल सकती है, ठीक है। जैसे कि आजकल जो कोविड-19 है केस सबको पता ही है कि किसी को मान लो कोविड-19 से कोई अफेक्टेड है और गलती से अगर वो स्नीज करता है, छींकता है या खांसता है, कफिंग करता है, और तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी नोज या माउथ से निकल के हमारे एयर में आ सकते हैं, और उस एयर को कोई दूसरा पर्सन इनहेल कर जाए, या वो वायरस जो है वो जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पर गिरा और आपने उस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो आपके हाथ पर आ गया, और फिर आपने बिना हाथ धोए आपने खाना खा लिया, या फिर आपने अपनी आंख को, नाक को, मुंह को टच किया, तो वो ऐसे करके आपकी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो ज्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनके लिए जो मीन्स ऑफ स्प्रेड है, जो मीडियम है फैलने का, वो हो जाता है एयर, और बड़ी आसानी से एयर के थ्रू जो है ये फैला जाता है। इवन कॉमन कोल्ड भी आप देखेंगे, घर में किसी एक जने को जुकाम हो जाता है तो फिर दूसरा भी बड़ी आसानी से अफेक्ट हो जाता है, या क्लास में आपका जो क्लास फेलो है जो आपके साथ बैठता है उसको जुकाम हो तो आपको भी जुकाम हो सकता है। वो सेम कारण है, क्योंकि जब वो छींकेगा तब ड्रॉपलेट्स एयर में आएंगे और उस एयर को आप इनहेल करेंगे और वो ड्रॉपलेट्स आपके शरीर में एंटर कर गए तो आपको भी अफेक्ट, वो ऑब्वियसली बात है, आपको भी अफेक्ट वो करेंगे ही करेंगे, है ना। ऐसी ही कुछ बीमारियों का नाम है, आप कॉमन कोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। और समवन स्टैंडिंग, अच्छा कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो कि एयर के थ्रू फैलते हैं, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये कम्युनिकेबल डिजीज हुई। पर कुछ डिजीजेस ऐसी भी हैं जो कि एयर की जगह वाटर के थ्रू फैलती है, पीने के पानी जो है उसके थ्रू। जैसे कि, और इसका सबसे जो कॉमन रीजन है वो ये है कि बहुत जो गार्बेज है या फिर
जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो ह्यूमन वेस्ट है, वो हम लोग रिवर्स में वाटर बॉडीज में उसको क्या कर देते हैं, उसमें फ्लो करा देते हैं। अब मान लो किसी इंसान के गट में, मतलब उसके इंटेस्टाइन्स में कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स थे, और वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ में वो पानी में पहुंच गए, और अगर आगे जाकर के उस पानी को कोई पिएगा तो उसको भी वो डिजीज हो सकती है। और इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है कोलेरा। कोलेरा पीने के पानी की वजह से ये बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन है इसका फैलना। इसके अलावा बच्चों कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होती है, ड्यूरिंग सेक्स की वजह से ये होती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब ये डिजीज फैलती है। इसका कॉमन एग्जांपल आपको मिलेगा सिफिलिस एंड एड्स, एचआईवी एड्स। एड्स जिसकी फुल फॉर्म है होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम को खत्म करने का मतलब ये है कि अब अगर हमें कोई बीमारी होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो ठीक नहीं होगी या ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगी। जैसे कि छोटा सा जुकाम भी न्यूमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में एड्स से किसी की मौत नहीं होती। एड्स तो हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, और बाकी बीमारियों की वजह से हमारी डेथ जो है वो हो जाती है। एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से तो स्प्रेड होता ही है, पर इसके अलावा एड्स जो है वो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई एक पर्सन है जिसको एचआईवी एड्स था, बिना टेस्टिंग किए हुए उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन को दे दिया गया, तो उस बंदे को भी क्या हो जाएगा, एचआईवी एड्स हो जाएगा। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को सिरिंज इंजेक्शन दिया गया, और बिना उस इंजेक्शन को ट्रीट किए हुए किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को लगा दिया गया, तो उस केस में उसे भी क्या हो जाएगा, एचआईवी एड्स। या फिर बहुत कॉमन है जो लोग बाग नशा करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो नशा करते हैं वो एक ही सिरिंज का कॉमनली यूज लेते हैं और उस सिरिंज को डिसइंफेक्ट करते नहीं है, तो उस केस में भी एचआईवी एड्स होना बहुत कॉमन है। या एक रेजर से जिसने शेविंग की है उसे एचआईवी एड्स था और कट लग गया, कट लगने से उसका ब्लड सैंपल जो है वो रेजर पर आ जाएगा, और उसी रेजर से या ब्लेड से किसी दूसरे इंसान ने शेविंग की और कट लग गया, मतलब ब्लड जो है वो मिक्स हो गया, तो उस केस में उसे भी एचआईवी एड्स हो सकता है। या एचआईवी एड्स जो है वो मिल्क फीडिंग, जो अगर मदर को है तो मदर जब बेबी को अपना मिल्क फीड करेंगी तब उस बेबी को भी एचआईवी एड्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कॉमन डिजीजेस देखी जो कि फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक। कभी कभी ऐसा होता है कि इस डिजीज के, किसी भी डिजीज के स्प्रेड के लिए कोई मीडियम रेस्पॉन्सिबल ना होकर के कोई ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, पर ये प्रोटोजोआ ना तो हवा से ना वह पानी से, किसी और वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचता। पर मॉस्क्यूटो, मच्छर जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो उसके ब्लड में से कुछ प्रोटोजोआ मॉस्क्यूटो के अंदर आ जाते हैं, पर मॉस्क्यूटो में उसका कोई नुकसान नहीं है, मॉस्क्यूटो को बीमार नहीं करते। और जब यही मॉस्क्यूटो जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, मतलब कि वहां उसका खून चूसेगा, तो ये प्रोटोजोआ उस बंदे के ब्लड में चले जाएंगे। तो ना तो ये हवा से गए ना पानी से गए, इनको ट्रांसफर होने के लिए एक एनिमल की जरूरत पड़ी थी। इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं वेक्टर। पेज नंबर 183 पर लेफ्ट साइड में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको लास्ट वर्ड दिखाई देगा, ये वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर आपके वो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, और इसका सबसे कॉमन, सबसे बढ़िया एग्जांपल है मॉस्किटो। नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गन
स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब समझिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम्स, क्लियर सिम्टम्स होना किसी ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर डिजीज के, हम लोग उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो अभी इस हेडिंग में हम लोग सिम्टम्स की ही बात करेंगे जो कि देखे जाते हैं आपके किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। इन्फेक्शन जो किसी पर्सन को हुआ है, वो इन्फेक्शन किस मीडियम की वजह से हुआ है, और वो मीडियम कॉमनली हमारे किस ऑर्गन से कनेक्टेड है। ये बहुत एक छोटा सा कॉमन सी बात है कि अगर कोई इन्फेक्शन हवा की वजह से हुआ है तो क्या लगता है जो बीमारी होगी वो हमारे किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगी अगर एयर की वजह से हुई है? ठीक है, या तो हमारी नोज या फिर लंग्स को अफेक्ट करेगी, क्योंकि भाई एयर जानी तो आखिरकार लंग्स में ही है। तो ये जो नोज के थ्रू जो एयर गई है वो लंग्स में जाएगी और वहां जाकर के क्या करेगी, वहां जाकर के अफेक्ट करेगी। तो क्या लगता है जो सिम्टम्स होंगे वो भी कैसे सिम्टम्स होंगे, जो हमारे लंग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जुकाम, कॉमन कोल्ड, या फिर खांसी, कफिंग, या हो सकता है सांस लेने में कोई परेशानी हो, जैसे कि कोविड-19। कोरोना वायरस क्या कर रहा है, कोरोना वायरस हमारा जो विंड पाइप है उसे ब्लॉक कर रहा है। तो इसका जो सिम्टम है, कॉमन सिस्टम सिम्टम, वो क्या है, इसका कॉमन सिम्टम ये है कि बंदे को, इंसान को जुकाम खांसी तो होगा, पर उसे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो क्योंकि कॉमन कोल्ड के भी सेम सिम्टम्स है, पर जो जो सांस लेने वाली जो परेशानी है ये कॉमन कोल्ड में इतनी ज्यादा देखी नहीं जाती। तो कोविड-19 के लिए इसीलिए सांस लेने में परेशानी होना जरूरी है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी सेम लंग्स को ही अफेक्ट करता है। अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आपके माउथ के थ्रू एंटर किया है तो सीधी सी बात है वो आपके स्टमक में जाएगा या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इस कंडीशन में बीमारी अगर हम लोग ले तो एग्जाम्पल हमारा हो सकता है टाइफाइड, या हो सकता है वो हमारे लिवर तक पहुंच जाए, और लिवर में जाकर के जो बीमारी हो सकती है वो है जॉन्डिस। पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने तो ये आपको एक जनरल एग्जांपल दिए कि अगर आप माउथ से गया है तो वो जाकर के आपकी एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी एंट्री जो है वो किसी और ऑर्गन से होती है और अफेक्ट जो है वो कोई दूसरा ऑर्गन होता है। एग्जाम्पल है HIV एड्स। जैसे आपको बताया मैंने कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से HIV जो है वो एंटर करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, पर ये जाता कहां है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं रहता, ये जाकर के हमारे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। ठीक है, तो एंट्री भले इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू ही हो, पर ये अफेक्ट करता है हमारे ब्लड सेल्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को। सेम इसी तरीके से मलेरिया जो है वो होता है आपके जिस भी माइक्रोब की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, वो एंटर करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, पर जाकर के अफेक्ट करता है वो लिवर को। ठीक है, जाकर के वो अफेक्ट करता है लिवर को। या ऐसे ही एक वायरस है जो कि ब्रेन फीवर, दिमागी बुखार, काला अजहर जिसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको कॉज करता है। ये इसकी जो एंट्री है वो एयर के थ्रू भी हो सकती है या फिर मॉस्किटो बाइट के थ्रू, बहुत कॉमन है। तो जाता तो ये ब्लड स्ट्रीम में है पर ये पहुंचता है जाकर के ब्रेन में, ये जाकर के ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जिस ऑर्गन से एंट्री हुई है उसी से जुड़े हुए दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा इनकी टारगेट साइट क्या है, इसके बेसिस पर जो है हम लोगों को सिम्टम्स नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर टारगेट है इनका लंग्स तो जो परेशानी सामने आएगी वो होगा कफ, स्नीजिंग या फिर ब्रेथलेसनेस। अगर टारगेट है लिवर तो इसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे, बुखार रहेगा,
शरीर पूरा पीला पड़ जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर ब्रेन टारगेट है तो सिम्टम्स होंगे हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दौरे पड़ना, ठीक है, या अनकॉन्शियसनेस, चक्कर आ जाना या बेहोशी की हालत हो जाना, ये कुछ जो है सिम्टम्स देखे जाएंगे अगर ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके अलावा हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो तैयार होता है वो हमारे ब्लड सेल्स की वजह से ही तैयार होता है। आपने सुना होगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हमारे शरीर का सोल्जर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारे शरीर में एक एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करता है, लड़ाई करता है। और इस लड़ाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। पेज नंबर 184 पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये वर्ड मिल जाएगा, इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन साइड इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो, हाँ कृष्णा, WBC जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पर ये तुम्हारे 10th क्लास में आएगा तो अभी डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हैं ये जनरली कॉमनली जो इनके इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट, वो क्या है? स्वेलिंग, सूजन आ जाना, पेन, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द रहना, और फीवर। आपने देखा होगा, हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में वैक्सीन की बात करेंगे, पर जब बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो बच्चों को कभी कभार बुखार आ जाता है, या डॉक्टर कहता है कि बच्चे को बुखार आ सकता है, वो इसीलिए क्योंकि वैक्सीन जब शरीर में गई है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। और इस दौरान जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं उन्हीं में से एक साइड इफेक्ट है क्या? फीवर, बुखार का आना। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो आ सकती है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एलर्जी, एलर्जी के केस में सेम काम होता है। एलर्जी का मतलब यह है कि मान लो किसी एक इंसान को पोलन ग्रेन से एलर्जी है, और वो जैसे ही पोलन ग्रेन को इनहेल करता है तो उसकी कंटिन्यूअसली छींक पे छींक आती जाती है उसको, है ना, उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है, लगातार छींक आती है, तो मतलब उसको पोलन ग्रेन से क्या है? एलर्जी। उस केस में हुआ ये कि जब उसने पोलन ग्रेन को इनहेल किया तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया और उसने क्या कॉज कर दिया? इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया, साइड इफेक्ट कॉज कर दिए। और यही साइड इफेक्ट जो थे वो क्या थे? आपका स्नीजिंग, लगातार छींकना। तो इस कंडीशन में ऐसी दवा ली जाएगी जो कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर दे? सप्रेस कर दे, शांत कर दे। और इस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली बीमारी नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखी है, मैंने इससे समझाया भी है। HIV एड्स, कॉजिंग एजेंट वायरस है HIV, और जो लास्ट स्टेज जो बीमारी की है उसको हम लोग बोलते हैं एड्स, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, एड्स में एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई भी बीमारी उससे आसानी से हो जाती है, और हो जाती है उसके बाद जाती नहीं है, ठीक नहीं होती है, इवन कंडीशन जो है वो और ज्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन कोल्ड हो तो वो भी निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। जो किसी भी बीमारी के इलाज के जो सिद्धांत है वो बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। जो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, बीमार पर्सन आता है, तो वो ये है कि जो आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे पहले सिम्टम्स को खत्म करे। वो सबसे पहले सिम्टम्स को खत्म करे कि मान लो COVID-19 का कोई पेशेंट आया तो उसको क्या होगा? बुखार होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स है। बीमारी तो COVID-19 है पर ये सब क्या है? उसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले उस इंसान को ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जो कि इन सिम्टम्स को क्लियर करे, मतलब उसका विंड पाइप ओपन हो जाए, सांस लेने में परेशानी ना हो, उसका जो बुखार है वो कम हो जाए। फिर हम लोग कहीं ऐसी दवाइयां देना चालू करेंगे जिससे COVID-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो डैमेज हो सके। तो आपको सेकंड पैराग्राफ में 6th लाइन मिल जाएगी। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स।
सिम्टम्स जनरली इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, साइड इफेक्ट की वजह से होते हैं, तो हम लोग उस केस में दवाई दे सकते हैं बुखार की, या दर्द है या फिर लूज मोशंस है तो उनकी दवाई दे सकते हैं, और पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसकी बॉडी फाइट करेगी तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बीमार इंसान प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाता, तो जो उसके पास में एनर्जी है वो कंजर्व रहे, इस वजह से उसे बेड रेस्ट भी कहा जाता है। फिर हम लोग सिम्टम्स को खत्म करने की दवाई दे चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, अब उसे खत्म किया जा सके। अब जैसा आपने पढ़ा कि भाई डिजीज कॉजिंग के लिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ ये रेस्पॉन्सिबल है। तो इन सब का एक अलग पाथवे होता है, अलग काम करने का तरीका होता है, बीमारी को लाने का अलग अलग तरीका है। और जनरल जो तरीका है वो होता है रेस्पिरेशन, हवा की वजह से जब आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन ही ना करने दें। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगा, तो इसके लिए भाई उसे भी क्या चाहिए, उसे भी बार बार रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, उसे भी एनर्जी बनानी है। तो अगर हम लोग उसकी रेस्पिरेशन को ही ब्लॉक कर दें तो सीधी सी बात है वो माइक्रोब जो है वो शरीर के अंदर ही मर जाएगा। तो हम लोग सबसे जो कॉमन पाथवे है ट्रीटमेंट का वो ये है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को आप रेस्पिरेशन करने ना दें। फिर ट्रीटमेंट इस टाइप का होना चाहिए कि वो हमारे सेल्स को इफेक्ट ना करे, और अगर इफेक्ट कर रहा है तो बहुत कम मात्रा में करे। होता है ना, बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि आपको तुरंत रिलीफ देती हैं, है ना, जैसे कि चिकनगुनिया एक ऐसा बुखार है जिसमें पूरे शरीर में बहुत पेन होता है। तो उस केस में दो तरीके से लोग बाग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक जो धीमे धीमे ठीक होते हैं, वो जनरल जो कॉमन जो दवाइयां हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लेते हैं स्टेरॉइड्स जो कि तुरंत एक दो दिन में उनको रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं, पर इन स्टेरॉइड्स का हमारे सेल्स पर बुरा असर होता है और फ्यूचर में जाकर के बड़ी परेशानियां हो सकती है। तो ट्रीटमेंट दोनों टाइप का आपके सामने है। आप सीधी सी बात है ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे जो कि आपको फ्यूचर में किसी तरीके की परेशानी ना दे। तो ट्रीटमेंट के मोटिव, पहला सिम्टम्स को खत्म करना, दूसरा माइक्रोब को खत्म करना, और तीसरा ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका साइड इफेक्ट कम से कम हो, जो हमारे शरीर पर किसी भी तरीके का पुअर इफेक्ट जो है वो कम से कम डाले। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है ट्रीटमेंट के। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन कि भैया आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से ज्यादा अच्छा है सावधानी बरतना कि आपको इन्फेक्शन हो ही नहीं। अब ये जो प्रिवेंशन है, इस प्रिवेंशन का भी हम लोग जो तरीका है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, इस बेसिस पर कि आखिर आपकी जो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे हो रही है, वो स्प्रेड किस तरीके से हो रही है। और यहां इन्फेक्शियस डिजीज जो है, कम्युनिकेबल डिजीज, उस केस में तीन परेशानियां हमारे सामने निकल करके आ सकती हैं जब किसी को इन्फेक्शन है। पहली परेशानी कि उसकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और कभी कभी बीमारियां ऐसी होती हैं कि लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी भर के लिए कोई ऑर्गन जो है वो इस तरीके से डैमेज हो जाता है कि वो प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाता, जैसे कि कैंसर, है ना। तो कैंसर में ऐसा होता है कि पेशेंट कभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो पाता। तो पहली समस्या तो ये आती है। दूसरा ये आता है कि जब ट्रीटमेंट चलता है तो वो थोड़ा लंबा चलता है। इस समय में उस इंसान को जो तकलीफ झेलनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है, एक तो इन्फेक्शन की वजह से भी, और दूसरा जो दवाइयां वो ले रहा है उन दवाइयों के भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। और तीसरी परेशानी ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो खुद अब एक सोर्स ऑफ डिजीज हो गया है। अब वो भी, उससे भी बीमारी फैलने का खतरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, जो कि आप कोविड-19 के केस में देख ही रहे हैं। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो कि झेलनी पड़ती हैं अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हो। तो इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ही जो है वो क्योर, सावधानी से, सॉरी, जो
इलाज से ज्यादा बेहतर है आपकी सावधानी। तो अगर मैं जनरल स्पेसिफिक फॉर्म में मैं बात करूं, तो हम लोग एयरबॉर्न, जो हवा की वजह से बीमारी हो रही है, उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? जो सबसे कॉमन एग्जांपल वो ये कि आप कांटेक्ट में ही ना आइए। ठीक है, आपको पता है कि भाई आपका फ्रेंड है, उसको कॉमन कोल्ड है और वो एयर के थ्रू आपको भी हो सकता है, तो आप उससे बराबर दूरी जो है वो बना करके रखें। और कोविड-19 का एग्जांपल सबको पता ही है कि मास्क वगैरह पहन करके चल रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। वाटर बॉर्न डिजीज से, कि जो गंदा पानी है आप उसका इस्तेमाल ना करें, पर अगर कोई पानी दिखने में साफ है पर फिर भी उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब तो हो सकते हैं, तो उसको पहले प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। जैसे कि 15-20 मिनट तक उसको अच्छे से उबाला जाए, गर्म किया जाए, या क्लोरीन और फ्लोरीन जम्स जो है उनको मार देते हैं वो डाल ले जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, जैसे कि मलेरिया, मच्छर के थ्रू होता है, तो कोशिश की जाए कि वेक्टर से, मच्छर से हम लोग ज्यादा दूर रहें। चाहे आप नेट, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ओडोमोस लगाएं, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास में डिवाइसेस हैं वो सब लगाएं, है ना, ऑल आउट वगैरह जो भी है। और उससे भी अच्छा ये है कि आप मच्छर को ही पैदा ना होने दें। अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, पानी जो है वाटर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, कलेक्ट उसको हम लोग ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसी के अंदर ही ये मॉस्किटो जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी को फिट बनाए रखें, चाहे रेगुलर एक्सरसाइज से हो या एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट से हो, क्योंकि एक बैलेंस्ड डाइट हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। और बच्चों, हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? देखिए, जब आपके बॉडी में कोई बाहर से कोई भी चीज एंटर करती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज को पहचानता है, पढ़ता है, समझता है, और उसे उससे लड़ने के लिए वो सेल तैयार करता है जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। हमारे इम्यून सिस्टम की खास बात यह है कि एक बार जिस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन गई, अब वो एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग हमारे शरीर में रहेगी। तो जब बीमारी पहली बार अटैक करती है तो हमारे शरीर को नहीं पता होता कि बीमारी कैसी है, क्या असर करेगी, और होता है कभी कभी कि हमारा इम्यून सिस्टम हार जाता है तो हमें बीमारी हो जाती है। पर एक बार बीमारी हो गई तो अब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से याद रखता है कि वो बीमारी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है, और उस बीमारी को कैसे हराना है। तो जब फ्यूचर में सेम एजेंट के थ्रू बीमारी आएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा, बीमारी को हरा देगा, और हमें वो बीमारी नहीं होगी। पर अगर एजेंट, पॉजिटिव एजेंट अलग अलग हुआ हर बार, तो आपका इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जुकाम, वायरस, जिस वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, हर बार ये वायरस अलग अलग फॉर्म में हम पर अटैक करता है, तो हर बार ये अलग अलग रूप में आ रहा है, तो इस वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से हमें जो है आराम से जुकाम हो जाता है। पर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती। तो उस केस में, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, हमारे घरों में भी यूज में हम लोग नाम देते हैं माता निकलना, है ना। तो उसमें हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी को माता हो जाती है, चिकन पॉक्स, तो फिर फ्यूचर में उसे नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि एक बार वो डिजीज हो गई तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज, जो कि लाइफ लॉन्ग शरीर में रहती है, और फ्यूचर में जब कभी चिकन पॉक्स का वायरस अटैक करेगा तो वो उसको हरा देंगे। पेज नंबर 185 में लास्ट के 3 पैराग्राफ में, लास्ट के 2 पैराग्राफ में बच्चों, एक एपिडेमिक, जैसे इस समय कोविड-19 एक एपिडेमिक है, महामारी, ऐसे ही कुछ सालों पहले तक स्मॉल पॉक्स, ये भी एक एपिडेमिक था और बहुत कॉमन एपिडेमिक था, जिसकी वजह से लोग बाग अंधे हो जाया करते थे, लोग बागों की जान जो है वो चली जाया करती थी, और बहुत बहुत रफ्तार से ये पूरी दुनिया में फैल गया था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे उस दौरान जिनको ये बीमारी हुई थी,
पर वो एनी हाउ वो किसी तरीके से उससे रिकवर कर गए, बच गए। और उनको जब ये एपिडेमिक महामारी फैली तब उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें ये बीमारी हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि जब उन्हें पहले ये बीमारी हुई होगी तब इनके शरीर में क्या बन गई होंगी? एंटीबॉडीज। तो अब बाद में इस बीमारी का अटैक कितनी ही बार हो, उनको उनका जो इम्यून सिस्टम है वो रेडी रहेगा, और जैसे ही अटैक होगा वो हरा देगा वायरस को, और इन्हें ये बीमारी नहीं होगी। ऐसा ही देखा गया चाइना के अंदर काउपॉक्स, एक कैटल जो हमारे मवेशी हैं उनको बीमारी होती है काउपॉक्स। तो जो मिल्क प्रोडक्शन का जो काम किया करते थे, जिनकी डेयरी वगैरह हुआ करती थी, देखा गया था कि जब स्मॉल पॉक्स फैला तो उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ जो उन कैटल्स के साथ में रह रहे थे या काम कर रहे थे जिन्हें काउपॉक्स नाम की बीमारी थी। तो यहां से अंदाजा लगाया गया कि काउपॉक्स की बीमारी जिन कैटल्स को है उनकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी काम करती हैं। तो जो भी वहां रह रहे थे या फिर उस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें स्मॉल पॉक्स जो है नहीं हुआ। यहां से वैक्सीनेशन के आइडिया ने जन्म लिया। वैक्सीनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके दौरान एक पर्सन को या तो डेड मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में डाला जाता है, या वीक कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में डाला जाता है। क्योंकि अगर वो कमजोर है तो आपका इम्यून सिस्टम एक तो फटाफट से क्या बना लेगा? एंटीबॉडी, और फिर वो एंटीबॉडी उस माइक्रोब को हरा भी देंगी क्योंकि वो या तो मरा हुआ या फिर कमजोर है। पर ऐसा करने से फायदा ये हो गया कि आपके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई जो लाइफ लॉन्ग अब आपकी बॉडी के अंदर रहेंगी, और फ्यूचर में भले स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये बीमारी आप पर हमला करे, आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज हैं, जो इम्यून सिस्टम है, वो उस बीमारी को आराम से हरा देगा और आपको अब फ्यूचर में वो बीमारी नहीं होगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन का। तो बच्चों ये चैप्टर जो है आपका यहाँ ओवर होता है। आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स तो आपको करने ही है, इसके अलावा दो और चीजें आपको करनी है। पहली चीज तो ये कि आपको कोई भी 5 ऐसी बीमारियां, आपको 5 बीमारियों के बारे में लिखना है। क्या क्या? उन बीमारियों का पॉजिटिव एजेंट क्या है, मीडियम क्या है, किसके थ्रू फैलती है, उनके सिम्टम्स क्या है, और उनका प्रिवेंशन क्या है। फिर से मैं बता दूं, बीमारी का नाम, कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, और उनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे प्रिवेंट किया जाए कि कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आपको लिखने हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कम से कम 2 पॉइंट तो होने चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 2 पॉइंट ये। और दूसरा, आप लोगों को कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके ऊपर पूरा का पूरा 1 पेज लिखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐड कर लेने हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो डिजीज का नाम लिखना है, उसका कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन, उसके मेन सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 मेन सिम्टम्स, और उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप लोगों को लिखना है। तो यही इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग बच्चों ओवर कर रहे हैं और क्लास को भी हम लोग एंड कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।